असहयोग आंदोलन पार्ट 2। इसके पहले मैंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसको मैंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन पार्ट फर्स्ट कहा। उसी क्रम में आज ये असहयोग आंदोलन भाग दूसरा मैं प्रस्तुत करूंगा। और इस आज के इस वीडियो में असहयोग आंदोलन की प्रगति के बारे में मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। कल जो पिछले दिनों इसके पहले जो वीडियो पार्ट फर्स्ट के नाम से जारी किया था, उसमें गलती से एक ऐसा फैक्ट निकल गया जबान से, वो रिकॉर्ड हो गया कि तो मैं पूरा उसके ऊपर सोचता रहा। तो सबसे पहले मैं वो क्लियर कर दूं, जब आप इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो उसमें लास्ट में देखेंगे 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। उस वो बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन था, क्योंकि उसी में असहयोग के जो कार्यक्रम था उसको कांग्रेस के द्वारा अनुमोदित किया गया। तो उस समय जब मैं अपनी बात रख रहा था तो जो थोड़ा सा जबान फिसल गई, और उसमें मुझे 1 सितंबर एक जगह मैंने बोल दिया, जबकि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने विधिवत असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, प्रार्थना, व्रत, उपवास और हड़ताल के माध्यम से। तो मैं आगे जो वर्णन कर रहा था, ये कहना चाह रहा था कि 1 महीने 3 दिन बाद अर्थात 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ। तो मुझे उसमें 3 दिन मैंने बोल दिया, तो 3 दिन से मतलब है जैसे 1 सितंबर को ही असहयोग आंदोलन लॉन्च किया गया था, आरंभ किया गया था। इसे मैं स्पष्ट यहाँ कर देता हूँ कि वो 1 अगस्त को ही लॉन्च हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत। जैसा मैंने उस वीडियो में वो देखेंगे आप, मैं वापस उतना नहीं लौटूंगा, लेकिन बेसिकली असहयोग आंदोलन खिलाफत के फेवर में ही जो है लॉन्च किया गया था, किंतु बाद में वो धीरे धीरे एक जो राष्ट्रवादी आंदोलन है और स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन सामने आता है। असहयोग आंदोलन का फलक इतना बड़ा है कि इसे हम 1-2 लेक्चर्स में खत्म करना थोड़ा मुश्किल है, केवल कुछ हाईलाइट्स ही मैं इसमें बता पा रहा हूँ। तो आप इनमें जो है और भी आगे विस्तार से देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो उसके लिए मैं जानकारी देता रहा हूँ। जो मैं पिछले वीडियो में बोला था वही कि 4 सितंबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो विशिष्ट अधिवेशन हुआ, उसके बाद से ही, क्योंकि वैसे तो 1 अगस्त को शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद से 4 सितंबर के बाद से ही जो असहयोग आंदोलन है उसमें तेजी आई। उस तेजी आने का कारण ये था कि जब कांग्रेस ने जब अनुमोदित किया असहयोग का कार्यक्रम, तो उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि इसके साथ में एक तो जो पंजाब में हिंसा हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के रूप में, उसके पहले भी उसके बाद, एक तो वो जो है उस पर कोई फैसला करे सरकार। दूसरा ये था कि इसमें जो मुद्दा कि स्वराज के बारे में भी कुछ बोले, कुछ ऐसी लिबरल पॉलिसीज आए ताकि हिंदुस्तानियों को उनके नागरिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। और इसी सम्मेलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सितंबर 1920 का अधिवेशन जो कलकत्ता अधिवेशन है, उसमें एक निर्णय ये भी हुआ कि 1919 के अधिनियम के अनुसार नवंबर 1920 में विधानमंडलों के चुनाव होने वाले थे। उन विधानमंडल के चुनावों के बहिष्कार करने का फैसला सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में लिया गया। तो ये अपने आप में असहयोग का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम बन गया कि विधानमंडल के चुनावों का बहिष्कार किया जाए। इसके अलावा असहयोग का जो कार्यक्रम था, मोटे तौर पर यह हुआ कि भाई इसके साथ में और डिमांड्स भी जोड़ी जाए। तो जो डिमांड इसके साथ जोड़ी गई, जो कार्यक्रम एक तरह से गांधी जी के द्वारा दिया गया, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी, जो पहला मुद्दा था वो था कि जिन लोगों को सरकार द्वारा
मानद उपाधियां प्राप्त हैं अथवा अवैतनिक सरकारी पदों पर हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमति रखते हैं, वे अपने पदों से त्याग पत्र दे दें। दूसरी बात उसमें कही गई, जो म्यूनिसिपल बोर्ड हैं और अन्य स्थानीय निकाय हैं, उन निकायों में जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, वे भी अपना इस्तीफा दे दें। तो ये असहयोग का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। इसके अलावा तीसरी बात जो निकल करके आई वो था कि जो सरकारी समारोह या विशेष दरबार लगना ये तमाम होते हैं, उनमें क्या है कि डिग्निटरीज को, बड़े बुद्धिजीवियों को या वकीलों को और नेताओं तक को आमंत्रित किया जाता था। तो उसमें ये रखा गया कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं और असहयोग आंदोलन में शामिल हैं, वे सरकारी समारोहों का बहिष्कार करें। नेक्स्ट बात थी कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों से धीरे धीरे छात्रों को निकालें और उनके स्थान पर सभी प्रांतों में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाएं राष्ट्रवादियों द्वारा जन सहयोग से, और उनमें शिक्षा ली जाए। तो एकदम से बाइकाट की बात नहीं की सरकारी स्कूल कॉलेजों की, ये कहा धीरे धीरे वहां से छात्रों को निकाला जाए और उसका विकल्प के रूप में ये जो है राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। नेक्स्ट था वादी और प्रतिवादी, वादी और परिवादी जो भी होते हैं, तो इसमें जो और वकील, ये ब्रिटिश अदालतों का धीरे धीरे बहिष्कार करें और ब्रिटिश अदालतों के स्थान पर पंचायती अदालतों की स्थापना की जाए, जो स्थानीय जो प्रभावशाली लोग हैं या जो निष्पक्ष लोग हैं उनको ये अधिकार दिया जाए कि वे इसमें फैसला करें। नेक्स्ट बात थी कि जो फौजी, क्लर्की तथा मजदूरी करने वाले मेसोपोटामिया के लिए भर्ती किए जा रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उनमें भर्ती होने से इनकार करें। कोई भी हिंदुस्तानी उस फौज, उस क्लर्क की पद और मजदूरी पर मेसोपोटामिया के लिए भर्ती नहीं हो। इसके आगे था विधानमंडलों के लिए जो खड़े उम्मीदवार हैं, वे उम्मीदवारी अपनी वापस ले लें। कांग्रेस की सलाह के बाद भी यदि वे उम्मीदवार अपना उम्मीदवारी वापस नहीं लेते हैं तो उनको वोट नहीं दिया जाए, और न केवल खुद दिया जाए बल्कि अन्य लोगों को भी इसके लिए तैयार किया जाए। जहाँ तक वोटिंग राइट का सवाल है, आपको पता ही है आज़ादी के पहले भारत में हर आदमी को वोटिंग राइट नहीं था। एक सर्टेन सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस बेस्ड ही पात्रता थी वोटर होने की। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अधिकार भी था कुछ जिनको एक तरह से कहें संभ्रांत वर्गों के पास। लेकिन उसमें ये बात इस असहयोग आंदोलन में आई कि इसमें जो उम्मीदवार खड़े हैं वो बैठ जाएं और वो अगर नहीं सलाह मानते हैं तो उनको वोट नहीं दिया जाए। नेक्स्ट था विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए, और अंत में ये भी जोड़ा गया कि हाथ द्वारा बुनाई को पुनर्जीवित किया जाए, कताई बुनाई को पुनर्जीवित किया जाए और बड़े पैमाने पर वस्त्र उत्पादन को बढ़ाया जाए या वस्त्र उत्पादन किया जाए, तथा शराब पीने पर रोक लगाने को भी कांग्रेस ने कार्यक्रम में जोड़ दिया। तो एक विस्तृत कार्यक्रम हो गया, क्योंकि जब तक ये असहयोग आंदोलन केवल खिलाफत के मुद्दे पर था तब इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, किंतु जब भारतीय जन के मुद्दे जब कांग्रेस ने शामिल किए अपने कार्यक्रम में, तो आंदोलन का विस्तार बड़ी तीव्र गति से होने लगा। और नवंबर 1920 में जब विधानमंडलों के चुनाव हुए तो उसमें काफी सफलता मिली कांग्रेस को बहिष्कार करने में, और लगभग 2/3 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इस तरह से ये एक उसका इमीडिएट इम्पैक्ट था। और जिस तरह से असहयोग आंदोलन विस्तार ले रहा था और आगे बढ़ रहा था, उसको और अधिक व्यवस्थित करने के लिए आगे कांग्रेस की रचना हम देखते हैं कि दिसंबर 1920, वही 1920 का वर्ष ही चल रहा है, सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशिष्ट अधिवेशन से कार्यक्रम शुरू हुआ। तो विशिष्ट अधिवेशन तो स्पेशल बुलाया गया था ताकि इमीडिएट एक
उस पर कार्रवाई, जो निर्णय लिया है गांधी जी ने, उसको कांग्रेस के मंच से अप्रूवल कर लिया जाए। और दिसंबर में जो 1920 का सम्मेलन है, तो रेगुलर सम्मेलन जो होते हैं, नियमित सम्मेलन कांग्रेस के, वो दिसंबर में ही होते रहे हैं पहले भी। तो दिसंबर 1920 में नागपुर का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। इस नागपुर अधिवेशन के बारे में आपको और विषयों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी मैं इस पर ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। इसमें यह कि जो नागपुर में अधिवेशन हुआ, इसका की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की, और उनकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था और विस्तार ले चुका था, उसका निर्विरोध रूप से अनुमोदन किया गया। दूसरा यह कि कांग्रेस के संविधान में, अभी तक संविधान में लक्ष्य जो है वो केवल भारतीयों के जो परिवेदनाएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाना था, और सरकार से उनके निराकरण हेतु जो है बातचीत करने की थी। तो कांग्रेस के संविधान में संशोधन कर कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना तय किया। तो ये नागपुर अधिवेशन में ऐतिहासिक निर्णय हुआ। कि बात तो बहुत पहले से चल रही है, वो तो रॉलेट सत्याग्रह से पहले से भी, रॉलेट से पहले से भी वो चल रही है बात, लेकिन अब एक कांग्रेस ने अपनी जो उसका संविधान था अपना, उसमें ये प्रोविजन नहीं था। ये प्रोविजन इस आंदोलन की प्रगति को देखते हुए किया गया, या इस आंदोलन की प्रगति ने जो है एक तरह से ऐसा दबाव पैदा किया कि उनको ये निर्णय लेने पड़ा। इसके अलावा जो असहयोग के जो कार्यक्रम है, उसमें ये भी जोड़ दिया गया, वो यही इसी फैसला हुआ नागपुर अधिवेशन में, यदि जरूरत पड़ी तो हम करबंदी का आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें नो रेंट कैंपेन, नो टैक्स कैंपेन भी शामिल किया जा सकता है। नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस स्वयं सेवक दल गठित किया गया, और उसमें 1.5 लाख, ये जो कांग्रेस स्वयं सेवक दल है, ये कांग्रेस का है, गठित कर 1.5 लाख स्वयं सेवक भर्ती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी तरह से आगे जो एक और विस्तार हो रहा है कांग्रेस का, वो ये है, किसान और मजदूरों की जो न्यायोचित मांगों का समर्थन किया गया, और सरकार द्वारा उनके दमन की निंदा की गई। ये हम जानते हैं कि 1920 के असहयोग आंदोलन में किसानों को तो गांधी जी ने सम्मिलित किया था, लेकिन मजदूरों को सम्मिलित नहीं किया था। किंतु जिस तरह से ये असहयोग आंदोलन बढ़ा और राष्ट्रीय जो एक तरह से उत्थान का एक युग आ रहा था, उस समय अनेक आदिवासी, मजदूर और किसान आंदोलन कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र से बाहर खड़े हो गए थे, उनको प्रेरणा मिल रही थी। तो उसमें इसलिए कांग्रेस ने शामिल किया, क्योंकि किसान मजदूर अभी कांग्रेस की प्रायोरिटी में नहीं थे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम द इश्यूज ऑफ peasants and workers were taken up by the Congress in the Nagpur session of December 1920. और इसी समय ज्ञातव्य एक चीज और याद रहे कि इससे कुछ समय पहले ही 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम कहते हैं एटक, AITUC, तो ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बॉम्बे में स्थापित हो चुकी थी। तो इस संगठन के बनने से जो कांग्रेस ने प्रो पीजेंट और वर्कर्स जो निर्णय लिया, वो इससे जुड़ा हुआ साफ है। नागपुर अधिवेशन में ही तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को वित्तीय अभाव नहीं भुगतना पड़े। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगारों को 20 लाख चरखे कांग्रेस की ओर से बांटे गए। ये सूत काते हैं, और उनकी एक अपने आप विपणन की व्यवस्था भी कर ली, कैसे कौन लोग लेंगे, कैसे इकट्ठे करेंगे, और किस तरह से वो हाथ की बुनाई में काम लिए जाएगा, वो जो धागा तैयार होगा चरखों से। तो एक व्यवस्था, एक मतलब पैरेलल इकोनॉमी तो नहीं कहें, लेकिन पैरेलल इंडस्ट्री से खड़ी करें, ताकि स्वदेशी को बल प्रदान किया जा सके, और विदेशी माल का अगर बहिष्कार किया जाए तो माल के अभाव में भारतीय जनता को कष्ट ना हो। तो इस तरह से ये जो नागपुर अधिवेशन है, ये असहयोग आंदोलन मतलब रूटीन था, किंतु उसमें जिस तरह से असहयोग आंदोलन के विस्तार की बात की गई और उसके लिए और प्रावधान किए गए, उसी के साथ उससे ये हुआ, कांग्रेस जो है
इस आंदोलन के दौरान ही सही अर्थों में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई। उसने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। उसकी शाखाएं हर शहर, हर कस्बा और गांव में स्थापित करने का फैसला भी नागपुर अधिवेशन में किया गया। तो इस तरह से कांग्रेस के संगठन का भी विस्तार हुआ। तो हम ये पाते हैं कि जो असहयोग आंदोलन का ये दूसरा चरण है, क्योंकि पहला चरण जो है वो शुरू होता है 1918 से। वो 1918 से संबंध केवल खिलाफत कमेटी का था, जिस खिलाफत कमेटी ने आंदोलन करने की योजना बनाई थी खलीफा के पक्ष में। किंतु वे अधिकांश जो लोग खिलाफत के नेता थे वे कांग्रेस के भी सदस्य थे, तो कांग्रेस से स्वाभाविक तौर पर उनके साथ जुड़ गया। लेकिन 1919 में जब ये इसका सम्मेलन होता है, पहला खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में गांधी जी के नेतृत्व में, तो फिर कांग्रेस भी इसके साथ जुड़ती है। फिर अमृतसर सम्मेलन में इसको स्वीकृति मिलती है। उसके बाद फिर कलकत्ता में खिलाफत आंदोलन का खिलाफत सम्मेलन होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के अध्यक्षता में। वहीं से असहयोग आंदोलन का निर्णय हो जाता है। और उस असहयोग के आंदोलन के निर्णय को बाद में जो सितंबर 1920 का 4 सितंबर 1920 का जो कलकत्ता का अधिवेशन है उसमें अप्रूव किया जाता है। तो वो पहला फेज वहाँ खत्म हुआ। और दूसरा फेज जो शुरू होता है कि ये जो सितंबर की मीटिंग के अधिवेशन के बाद जो कार्यक्रम कांग्रेस ने अपनाए, उस कार्यक्रमों से और जिस तरह से उन डिमांड्स को या इश्यूज को क्रिस्टलाइज किया गया, उससे लोगों का जुड़ाव कांग्रेस के साथ और असहयोग आंदोलन के साथ बड़ी तीव्र गति से हुआ। तो ये सबसे प्रमुख बात हुई। और जो नागपुर अधिवेशन है उसने एक तरफ तो कांग्रेस के जो ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहे थे उनको निर्विरोध रूप से अप्रूव किया, उनको अनुमोदन किया और साथ ही साथ कुछ नए प्रावधान भी जोड़ दिए। और कांग्रेस के संगठन को मजबूती देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। साथ ही साथ राष्ट्रवादी सोच को बढ़ाने में ये कामयाब रहे। इसके बाद जो असहयोग आंदोलन का इतिहास है वो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट थर्ड में उन चीजों के जो स्वरूप उसका होगा रहा असहयोग आंदोलन का, उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन स्थितियों से ये गुजरा और कहाँ जाकर के इसका एंड हुआ। और अंत में इसका विश्लेषण की जो असहयोग आंदोलन है वो उसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या स्थान है और क्या योगदान है, इस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।